नमस्कार, आई इंडिया इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। निगम की रेस, दावेदार अनेक। मध्य प्रदेश में निगम की नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से चर्चा चलती रही है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनके नामों की चर्चा हमेशा होती है और वो नाम इस बार भी दिखाई देंगे। चाहे बात ऐंदल सिंह कंसाना की करें, इमरती देवी, या फिर बात करें रघुराज कंसाना, रघुवीर जाटव, ये सब वो लोग हैं जो इस बार इस नियुक्ति में दिखाई देंगे, क्योंकि ये इन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और बाद में चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी उसका कहीं ना कहीं पुरस्कार मिलेगा और वो होगा बतौर निगम में नियुक्ति को। लेकिन कल लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच में लंबी चर्चा हुई और चर्चा में यह तय किया गया कि कुछ नामों की नियुक्तियां अभी की जाएगी, कुछ की बाद में। क्योंकि जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें सिंधिया के साथ जो लोग शामिल हुए वो तो अपनी जगह बना ही लेंगे, लेकिन उसके अलावा इस बार बात यह भी कही जा रही कई ऐसे संगठन मंत्री है जिनको भी अलग अलग निगमों में जगह दी जा सकती है। तो तैयारी इसी बात को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठकें चल रही है। बात हितानंद जी शामिल हुए बैठक में या फिर सुहास भगत जी थे, बी.डी. शर्मा, लंबे 10 घंटे तक मैराथन बैठक चली है बंद कमरे में। और ये कहा जा रहा है कि प्राधिकरणों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर नियुक्तियों पर मंथन हुआ है और मंडलों की पहली सूची में जो दिखाई दे रहा है उसमें सिंधिया समर्थकों को जगह मिलेगी और हो सकता है कि कुछ और भी नाम इसमें शामिल कर लिए जाए। तो क्या होगा, और यही हमारा आज का मुद्दा है। तमाम लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आलोक संजर हैं, पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही फिरोज सिद्दीकी जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। आलोक जी, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वो है कि वो कब नियुक्तियां करेंगी कब नहीं करेंगी, लेकिन पद खाली है तो इंतजार भी बहुत लोगों को है, खासकर उन लोगों को जिनके कारण आपकी सरकारें बनी। और कल जो मैराथन बैठक हुई है, तो क्या ये माना जाए कि अब जल्द एक सूची दिखाई देगी? हाँ, वस्तुतः मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो वरिष्ठ नेता बैठे हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं और योग्य जो लोग हैं उन योग्य लोगों को दायित्व से नवाजा जाएगा ताकि देश और मध्य प्रदेश हमारा समृद्ध हो। और इस निमित्त मुझे लगता है कि मीटिंग हुई होगी, लेकिन इसको मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूँ कि इस मीटिंग में क्या विषय होगा, क्या चर्चा हुई होगी। बहुत सारे विषय उसमें होते हैं, लेकिन जो भी निर्णय होंगे, जब भी होंगे, वो सामूहिक निर्णय होंगे और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए श्रेयस्कर होंगे। जी जी, लेकिन आप कह रहे थे कि आप कह नहीं सकते और यही भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन भी है। पर सवाल यह है कि जिन लोगों के कारण आपकी सरकार बनी, और ये बार बार कहा जाता रहा है कि बीजेपी में जिन्होंने सहयोग किया है उनको जगह दी जाएगी, तो क्या ये मान लिया जाए जब कभी भी सूची आएगी उसमें प्रायोरिटी पर ये लोग होंगे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, बाद में चुनाव हार गए? देखिए, वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी का जो थीम है, जिसके बारे में मैं बहुत गौरवान्वित होकर कह सकता हूँ कि समाज बनाने के लिए काम करते हैं, तो उसमें सर्व समाज के लोगों का समावेश हो जाए। तो जो लोग अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिनको कभी पहले विधानसभा का टिकट ना मिला हो, लेकिन उनको वहां पे सम्मान मिल जाए। वस्तुतः ये व्यक्ति को सम्मान नहीं होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान होता है। हमारा संगठन कार्यकर्ता को सम्मान देने के लिए चिंतित रहता है, चिंतन करता है और उसका निर्णय करता है। तो मुझे लगता है कि जो भी निर्णय होने वाले बहुत ही श्रेष्ठकर होंगे और आप भविष्य में आप भी कहोगे कि हाँ, एक अच्छे कार्यकर्ता को जो है सम्मान दिया गया है। जी जी बिल्कुल। फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े हैं मेरे साथ। जी नमस्कार। नमस्कार फिरोज जी। खैर, भारतीय जनता पार्टी का अपना मसला है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मामला निपट गया, अब जल्दी नियुक्ति होने वाली है। पता नहीं क्या कौन सी बात सच है। बात तो एक दिल्ली से लेके भोपाल तक ये भी चल रही है कि नए मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष भी आ सकते हैं। और ये भी बात चल रही है कि निगम मंडलों की नियुक्ति थी तो कोलार गेस्ट हाउस तक जाके निगम मंडलों की नियुक्ति भी लोगों के गले नहीं उतर रही है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना पूर्णतः आंतरिक मामला है। और अभी अगर निगम मंडल की नियुक्ति हो रही तो कई विधायक लाइन में हैं जो चाहते हैं, कई पूर्व मंत्री हैं जो चाहते हैं, सिंधिया समर्थक आगे हैं जो चाहते हैं कि उनको जो 60-70 निगम मंडल हैं उनमें से 20-22 उनको मिल जाए।
तो बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चल रही हैं, और गुप्त स्थान पर बैठक करने का मुझे जो लगता है कि इसका जो संदेश है कि इतना ज्यादा दबाव नेतृत्व के ऊपर है कि नेतृत्व जो को किसी अज्ञात स्थान पर जाकर चर्चा करनी पड़ रही है और गुप्त चर्चा करनी पड़ रही है, वो मीडिया की बिल्कुल पहुंच से मतलब परिंदा पर नहीं मार सके ऐसी जगह बैठ के चर्चाएं चल रही हैं। तो मैं समझता हूं कि इतना अत्यधिक अगर सत्ता संघर्ष किसी पार्टी के अंदर है तो ये चूंकि ये अज्ञातवास पर तो लोग जाते रहे हैं, अर्जुन सिंह के समय से लेकर और बाकी आज तक लोग जाते रहे हैं और जाकर सूचियां, कई बार ट्रांसफर की सूचियां अज्ञातवास में बनी है, सब जानते हैं। बनती है अज्ञातवास में, तो इसका जब भी ये ऐसे कभी मामले सामने आते हैं तो इसका मतलब ही ये होता है कि नेतृत्व के ऊपर दबाव बहुत है और निर्णय करना उनके लिए आसान नहीं है। और अगर निर्णय करने की आसानी नहीं है तो ये सत्ताधारी दल है चूंकि भारतीय जनता पार्टी, तो ये मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता के लिए ये कोई शुभ सूचक नहीं है, क्योंकि अगर सत्ताधारी दल का क्रियान्वयन और उनकी नीतियों का क्रियान्वयन ठीक तरीके से जमीन पर नहीं होगा तो इसका सीधा सीधा असर जनता के ऊपर आता है। सत्ताधारी दल में अगर कहीं डिस्टर्बेंस है तो उसका असर भी जनता के ऊपर आता है। ठीक है, फिर भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि अब दोनों में से कौन सी बात। चलिए, मैं संदीप पौराणिक जी मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बड़ा लंबा मंथन हुआ है, 10 घंटे तक पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग, चाहे मुख्यमंत्री जी की बात करें या बीडी शर्मा जी, सह संगठन मंत्री, चर्चा किस बात पर हुई होगी? इसी पर कि नियुक्तियां जल्द हो जाए या कुछ और? देखिए मनोज जी, ये बात सीधी सी है कि जब सत्ता और संगठन बैठता है तो बात तो सत्ता से जुड़ी होती है, संगठन की मजबूती के लिए होती है। दो चीजें हैं, इस बैठक को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो संगठन में कुछ पद रिक्त हैं, जो बीजेपी का पक्ष रखने वाले खासकर मीडिया पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता हैं, ये एक मसला है पार्टी के अंदर कि कैसे लोगों को सामने लाया जाए जो बेहतर तरीके से पार्टी की बात रख सकें। इस पे मंथन हुआ होगा, जो मेरा अपना आकलन है। दूसरा ये है कि निगम मंडलों में नियुक्तियां होना है। सत्ता की जब हिस्सेदारी की बात आती है तो दावेदार बहुत आ जाते हैं और उसमें आपको फिल्टर लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन हमारे लिए कितना उपयोगी है, आगे वो हमारे लिए कितना काम आएगा, या बीते काल में उसने पार्टी के लिए क्या योगदान दिया है। जहां तक आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट की बात कह रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि मध्य प्रदेश की सत्ता बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है, तो उनके लोगों को भी समायोजित किया जाएगा। लेकिन जो बात आ रही है कि 20 लोग 25 लोग, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी हिस्सेदारी होगी सिंधिया के लोगों की। सिंधिया के लोगों की गिनती की हिस्सेदारी होगी और 2.5 तक चली जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि पार्टी को अपने लोगों को भी तो समायोजित करना है जी। 4 धारा से जुड़े हुए लोग जो है वो, तो उसको लेके मंथन हुआ है कि सिंधिया के गुट से कितने लोग लिए जाएं और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको कितना स्थान दिया जाए और भविष्य की रणनीति क्या हो, इसको ध्यान में रख के। आप देख रहे हैं कि ओबीसी का मसला बड़ा मसला बन चुका है। बिल्कुल। तो इस वर्ग को भी प्रतिनिधित्व कितना दिया जाए। बीजेपी एक और चीज पे काम कर रही है, अगर आप देख रहे होंगे, वो है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग। बीजेपी उस वर्ग में भी अपनी पैठ को और मजबूत करना चाहता है। तो जो निगम मंडलों की नियुक्तियां होंगी उसमें आपको ये तस्वीर दिखेगी भी कि बीजेपी आगे आने वाले समय में किस दिशा पे बढ़ रही है। बाकी तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन एक नया संदेश देने वाला जरूर होगा ये निगम मंडलों की अध्यक्षों की नियुक्तियां। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आलोक संजर जी, फिरोज सिद्दीकी जी के सूत्र बड़े तेज चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ और भी देख रहे हैं। देखिए, जो अज्ञात बैठक हुई है और फिरोज जी को ज्ञात हो गई है, तो ये तो मैं इनकी तारीफ करूंगा कि ये संजय की निगाह रखते होंगे। लेकिन जो बैठक में तय हुआ है, जो हमको नहीं पता वो उनको पता है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं कि एक पुराना भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, तो लंबे समय से मैंने भाजपा से बहुत कुछ सीखा है। जो मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रास्ता है, वहाँ किसी को ना दुख की रुकावट होती है और ना किसी को सुख की। फिर भी कभी कभी जो है भाग्य का मैं इसको बहुत बड़ा मानता हूँ, प्रारब्ध को मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो कार्यकर्ता की वे ऑफ वर्किंग को, उसकी निष्ठा को और उसके समर्पण को जरूर देखता है। और वही कारण है कि देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरे को नहीं पता था कि मैं सांसद बनूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझको अवसर दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक साधारण सा कार्यकर्ता, नहीं तो कांग्रेस में ये स्थिति नहीं है।
कांग्रेस में तो आज भी वैसी की वैसी स्थिति है जो पहले हुआ करती थी। वही कारण इतनी बड़ी कांग्रेस आज धीरे धीरे सिमट रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो चिंतन होता है, ये बैठक नहीं थी, वाकई वस्तुतः यदि हम कहें तो हमारे नेताओं का ही चिंतन था कि हम कैसे अच्छे से अच्छा दे सकें, कैसे हम विकास को की तरफ देख सकें, सुशासन की तरफ कैसे देख सकें, हम जन कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व का ये कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पूर्णता से निर्वहन कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये एक अलग पहचान बने, चिंतन के माध्यम से अच्छे लोग निकल कर आए। तो मुझे लगता है कि जो पौराणिक जी कह रहे थे कि देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि सर्वस्पर्श जो है सब लोगों को लेकर चलने की बात। तो आज चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जाति वर्ग हो, यदि उसमें कैपेबल लोग हैं, आगे निकल कर आ रहे हैं, या उनको कैपेबल बनाना, ये हमारे संगठन का काम। लेकिन कांग्रेस को दूसरी चिंता ज्यादा क्यों हो जाती है, जो कहते हैं दूसरे सूत्र उनके काम ज्यादा करने लगते हैं? मेरा इसलिए मानना है मनोज भैया कि जब भी कोई व्यक्ति काम करता है, या तो वो उसका विरोध करता है, और या फिर समझदार होता है तो उसका अनुसरण करता है। तो विरोध करने वाले काम विरोध करते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमको शुरू में सिखाया गया कि कोई विरोधी भी क्यों ना हो, लेकिन यदि अच्छे काम कर रहा है तो उसका अनुसरण करिए। तो वो ये चिंतन हमारी पार्टी का है, ये कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस का तो अच्छे काम का भी विरोध करना है, मोदी जी का विरोध करना है, जितने अच्छे काम है सबका विरोध उन्होंने करने का ठेका लेके रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जनता उनको देख रही है कि अच्छे काम करने वाले के भी यदि किंतु और परंतु यदि कॉमा फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो जनता इसलिए उनको नकार रही है। फिरोज सिद्दीकी जी, दूसरी चिंता आप लोग को बहुत ज्यादा हो जाती है जिसके आपके सूत्र काम करते हैं। देखिए, जब कोई चीज कुछ होता है, कहीं आग होती है तो ही धुआं उठता है, और जब इतनी तेजी से अभी जो कर्नाटक का माहौल हुआ है, उससे पहले उत्तराखंड में हुआ है, और यही बार बार खबरें जो आ रही हैं, तो हमने पूछा है भारतीय जनता पार्टी अगर नकारती तो ठीक है, ये अच्छी बात है इससे, लेकिन जो खबरें हैं, इसलिए मैंने कहा कि दो खबरें एक साथ चल रही हैं, अब दोनों में से कौन सी सही हो जाती है, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। और अगर अज्ञातवास में कोई बैठक हो रही है तो अज्ञातवास की बैठक के बहुत सारे कारण होते हैं, संगठन मंत्री भी साथ में थे, बहुत कुछ जो था वो सामने दिखा है। देखिए आने वाले समय में क्या। वैसे कर्नाटक का अभी मध्य प्रदेश नहीं बनेगा, जहां तक जानकारी है, मध्य प्रदेश नहीं बन पाएगा कर्नाटक का। मध्य प्रदेश अलग है, जैसा है वैसे ही चलेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं, जब कर्नाटक की सरकार गिरी थी तब भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि अब ये जो बादल हैं ये मध्य प्रदेश में बरसेंगे, तो अब ऐसे ही वो इतिहास जो है वो दोबारा दोहराया जा रहा है। ये बस यही देखने की चिंता है मुझे, यही होने वाला है, ऐसा दिख रहा है। बादल तो बहुत बरस रहा है इस समय, देख रहे हैं आप, बारिश बहुत हो रही सब जगह जगह। जब कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिरी थी तभी से ये घोषणा हो गई थी। अब वहाँ बसवराज बोम्मई जी जो है नए मुख्यमंत्री बने, तो अब ऐसा नहीं होगी ये बादल, वहां के बादल यहाँ भी बरस जाए। तो सुना है मानसून तो साउथ से ही आता है आजकल। चलिए संदीप जी, मानसून की तरफ देखिए, अब मानसून को भी जानने लगी कांग्रेस, और कांग्रेस के सूत्र बहुत कुछ कह रहे हैं, पर ऐसा कुछ कम से कम मुझे तो नजर नहीं आ रहा। क्या आपको कुछ दिखता है? मनोज जी, देश की राजनीति की बात करें और मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो हमारे यहाँ मौसम के बड़े वैज्ञानी रहे हैं, जिन्होंने बारिश आने से पहले ही बारिश का अनुमान लगा लिया करते थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम जानते हैं तो रामविलास पासवान जी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं वो जो बहुत बेहतर तरीके से मौसम को समझते थे, और फिरोज जी समझ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, वो एक अलग मसला है। लेकिन मध्य प्रदेश के हालात वैसे नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और बीजेपी के संगठन को, मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन को जो भी करीब से देखता है वो ये पाता है कि ये आदर्श है देश में, और उस तरह की बगावत की अगर हम कल्पना करते हैं तो ये बेमानी होगी राजनीतिक तौर पर। हाँ, ये बात जरूर है कि राजनीतिक दल है, असंतोष पनपता है, लोग अंदरूनी तौर पर विरोध करते हैं, गिनती के लोग सामने आते हैं। बीजेपी में ऐसा नहीं है कि बीजेपी में विरोध नहीं होता, कभी कभी हम कुछ वरिष्ठ नेताओं के स्वर सुन लेते हैं विरोध के, लेकिन उनके यहाँ उन विरोध के स्वरों को भी दबाने के तरीके जानते हैं लोग। कांग्रेस में भी विरोध के स्वर उठते हैं, लेकिन उनको दबाने के तरीके कांग्रेस नहीं जानती है। यही अंतर दोनों राजनीतिक दलों में रहता है। और वर्तमान दौर में जो भी राजनेता है वो किसी तरह की मनोज जी रिस्क नहीं लेगा, वो खतरा मोल नहीं लेगा जी, क्योंकि उसको जो दिख रहा है बदलाव की संभावना अगर आपको दिखती है तो लोग कूद के दूसरी तरफ जाते हैं। लेकिन अभी वैसी एकदम संभावना नजर नहीं आती मध्य प्रदेश की। एक चीज और है, आप गौर कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है
कि मध्य अभी भी देश में जहां जहां सरकारें हैं उसमें ओबीसी के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और इस समय ओबीसी का मुद्दा बड़ा चरम पर है। तो इस तरह की बातें, मुझे लगता है कांग्रेस के सूत्र शायद नाकाम सूत्र हैं ये। देखिए, कई बार क्या होता है कि बीजेपी की अंदर की राजनीति को मनोज जी समझना बहुत आसान नहीं है। उनके यहाँ जो फैसले होते हैं वो अप्रत्याशित होते हैं। कभी किसी ने हरियाणा में सोचा था कि खट्टर जी मुख्यमंत्री बनेंगे और दूसरा कार्यकाल कर लेंगे? तो बीजेपी का वर्तमान जो नेतृत्व है, या हम नरेंद्र मोदी को कह लें, अमित शाह को कह लें, ये लोग फैसले लेने में चूकते नहीं हैं। तो फैसला तो कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता है। बीजेपी वो राजनीतिक दल है जो फैसला लेने में हिचकती नहीं है। ये बात सही है जी। इसलिए कांग्रेस का अनुमान हो सकता है कभी सही हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता कि इस तरह का कोई स्टेप पार्टी लेगी और जिससे ओबीसी के बीच ये संदेश जाए कि ओबीसी के नेतृत्व को पार्टी ने हटा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो रणनीतिकार होते हैं, विश्लेषण भी करते हैं। अगर हम इस तरह की राय व्यक्त करते हैं तो थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आलोक जी, बार बार फिरोज जी के सूत्र सामने आ जाते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि जो लोग आए आपके साथ जुड़े निगम की, जिन्हें नियुक्तियां की संभावना जताई जा रही है, चाहे वो इमरती देवी हो, ऐंदल सिंह कंसाना, रघुराज कंसाना, दंडौतिया, ये सब वो लोग हैं जो बहुत उम्मीद के साथ आपके दल से जुड़े थे। अब कुछ लोग जीत गए, कुछ हार गए, ये हारने वालों में से है। तो हारने वालों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी कहें या ये कहें कि उनको जो उन्होंने सहयोग किया उसका प्रतिशत तो मिलेगा ही। देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो जो फिरोज भाई ने बात कही, मैं उसका उत्तर दे देता हूँ कि वो अपनी कमियों को नहीं देख रहे हैं और दूसरे की कमियों को देख रहे हैं। जो अपनी कमियों को नहीं देखेगा तो उसकी कमियां बढ़ती चली जाएंगी। एक बीमारी होती है, लाइलाज बीमारी है, और ये मृत्यु तक ले जाती है। तो अभी फिरोज भाई और उनकी कांग्रेस पंजाब के झगड़े को नहीं देख रही, छत्तीसगढ़ के झगड़े को नहीं देख रही, राजस्थान के झगड़े को नहीं देख रही, वो हमारे यहाँ देख रही है जो जहाँ कुछ नहीं है। पहले अपनी चिंता कर लो, पहले अपना घर तो ठीक कर लो, फिर बाद में दूसरे का घर ठीक करने की बात करना, और वो भी किसी की वैचारिक युद्ध है ये तो। लेकिन वस्तुतः जो लोग हमारे संगठन में जुड़ गए हैं, तो अभी भी मेरा ये कहना है कि अभी भी लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस से, अब वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता बन गया, उस विचारधारा से जुड़ गया, तो उस विचारधारा के निमित्त उस राह पर ही चलेगा जो संगठन की राह होगी। कौन क्या बनने वाला है इसमें किसी को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। कुल मिलाकर हमारा जो है, मैंने जैसे पूर्व में कहा कि हम एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सत्ता में रहने के नाते हम जन कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं। निगम मंडल बहुत छोटी चीज है। जिस विचारधारा से हम जुड़े हुए, वहां पे तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, ये हमको सिखाया जाता है। तो देश के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता इस बात की चिंता नहीं करते कि उन्हें क्या मिला और क्या नहीं मिला। वो तो संगठन के उस संकेत को, संदेश को, संकल्प को समझने का प्रयास करते हैं, और जब वो कार्यकर्ता उसको समझ लेता है तो फिर उसके लिए सारी चीजें गौण हो जाती हैं। तो वस्तुतः मुझे लगता है कि ये सारे जो कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन चुके हैं, अब वो कांग्रेसी नहीं है। सबसे पहले नहीं, इसमें एक चीज आलोक जी दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में जो भी 4 उपचुनाव होना है, उससे पहले तो ये नियुक्तियां हो जाएंगी। अब ये बात अलग है कि नगरीय निकाय के चुनाव तो साफ हो चला है कि 6 महीने बाद ही होंगे, लेकिन उपचुनाव पहले हो जाएंगे, और उपचुनाव से पहले इस तरह के कोई विरोध के स्वर दिखाई ना दे, या जो बातें कहें कि हम बड़ी उम्मीद के साथ आए थे, हमें स्थान नहीं मिला, इसका ख्याल तो होगा पार्टी को। निश्चित रूप से होना ही चाहिए कि चुनाव जब हम लड़ रहे हैं तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे जो हमारा चुनाव का जो रथ है उसमें हमने कौन से अश्व जोड़ने, सब तरह की हमको संकल्प लेने पड़ेंगे। ऐसे जो एक दिशा में दौड़े सारे दश, अब कांग्रेस के रथ में जो अश्व जुड़े हुए जितने नेता वो अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ेगा? जब अलग अलग दिशाओं में दौड़ेंगे तो रथ आगे नहीं बढ़ने वाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो हमारा है वो इसी बात के लिए संकल्पित है कि हम ऐसे अश्व जोड़ें जो दिशा की तरफ जाएं और हम उसको जीत हासिल करें। और मेरे को लगता है राजनीति में तो जीत ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो जीतने के लिए हम संकल्पित हैं और अच्छे कामों के माध्यम से, अच्छे लोगों के माध्यम से, अच्छे विचारों के माध्यम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को विश्वास दिला रहे हैं। कोरोना संक्रमण हम सबके सामने है, आज कितने लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों के दिलों को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया है। तो वस्तुतः मुझे लगता है कि चुनाव हमारे लिए आसान भी है और अच्छे लोगों को लाने का ये सत प्रयास भी है। जी फिरोज सिद्दीकी जी, सवाल ये भी है कि वो कह रहे हैं कि हमारा जो रथ है वो एक ही दिशा में दौड़ता और चलाने वाले अलग अलग नहीं है, यहाँ तो संगठन ही सर्वोपरि होता है। पर आपके यहाँ रथ में बहुत सारे घोड़े हैं, वो अपनी अपनी दिशाओं में दौड़ते रहते हैं।
मैंने भी घोड़े देखे अभी कुछ दिन पहले, और बाकी के राज्यों में भी हम घोड़े देख रहे हैं कि कौन कौन से राज्यों में क्या क्या कैसे कैसे घोड़े चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो संगठन का दम भरती है, तो उसमें उनको ये नहीं पता कि आधे कांग्रेसी हैं, विधायकों में भी 30% अब कांग्रेसी हो गए हैं, और पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी मिक्स हो गई है। अब संगठन कहाँ रहा? हेमंत बिश्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी कांग्रेस के आदमी हैं, जो नए बोमई जी मुख्यमंत्री बने वो जेडीएस के आदमी हैं, वो तो 2010 में ही भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्हें 10-11 साल ही हुए हैं। तो अब बहुत भारतीय जनता पार्टी जो है वो मिक्स हो गई है अपने अंदर ही अंदर, वो उनमें कई सारी चीजें अंदर ही अंदर मिक्स हो गई हैं। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात छोड़ दें, हाँ ठीक है, जो भी है हम शुभकामनाएं देते हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है फिरोज जी कि नए लोग आते हैं फिर भी उनको अनुशासन के उसमें बांध दिया जाता है, अनुशासन के साथ उनको चलना होता है। यही तो बीजेपी है। एक बार में निर्णय हो गया, 12 केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, आवाज नहीं निकली। देखिए ऐसा है कि जब सत्ता आपके पास होती है तो आप सब काम कर लेते हैं, और जब आप वही चीज विपक्ष में होती है तब आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है। अभी जब ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में पहुंचेगी तो यही जो लोग जो कांग्रेस से इकट्ठा करके लाए हैं, इनको संभालना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी, और यही भारतीय जनता पार्टी में बिखराव की राजनीति को शुरू करेंगे। चलिए आलोक जी, आने दीजिए, हम लोगों का 140 साल पुरानी पार्टी ऐसे ही नहीं है कांग्रेस। चलिए आलोक जी, एक छोटा सा जवाब आप दे दीजिए, फिर मैं संदीप जी से एक समग्र प्रतिक्रिया लेके इस विराम दूंगा इस कार्यक्रम को। जी, मैं विश्वास रखता हूँ इंद्रधनुष में। ये इंद्रधनुष जब बनता है तो अनेक रंग मिलकर इंद्र को देखने को बड़ा आनंद आता है, लोग उसको एक तक देखते हैं। अनेक रंग यदि मिलकर एक हो गए हैं तो कांग्रेस को तो परेशानी होने वाली है। फिर मैंने कहा कि वो सिर्फ जो हमारा इंद्रधनुष है जो आसमान में दिख रहा है, सौंदर्य का प्रतीक हो गया है, तो उसको देखकर परेशान हो रहे हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो हमारी एकता है, जो हमारे विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो एकता के साथ काम करेंगे, और इनके सपने जो हैं वो सपने ही रह जाएंगे। सिर्फ ये इसी तरह का जीवन भर यही करते रहेंगे, दोषारोपण निकालने का काम करते रहेंगे। संदीप जी, ये इंद्रधनुष की बात हो रही है, इंद्रधनुष में अनेक रंग होते हैं, लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी का इंद्रधनुष जिसमें अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, क्या एक रंग में रंग गए? मनोज जी, ये उम्मीद तो की जा सकती है और दिख भी रहा है। आप ये देखिए, जो कांग्रेस से जो लोग गए हैं, अब बीजेपी के हो गए हैं, इनकी कार्यशैली कमलनाथ जी की सरकार के समय क्या थी, इनके काम करने का तौर तरीका क्या था, तुलना हम ऐसे कर सकते हैं। आज बीजेपी में आ गए हैं, वो संगठन की कोई बात नहीं करते, किसी तरह का रिएक्शन नहीं देते, सरकार को लेके कोई बात नहीं करते, वो सिर्फ अपने विभाग तक सीमित रह जाते हैं। ये संदेश है कि वो यहाँ आ गए हैं और उस अनुशासन की डोर में बंध गए हैं जो बीजेपी की है। कांग्रेस में ऐसा कम देखने मिला, इसलिए ये उम्मीद तो की जा सकती है, जो संजय साहब ने कहा इंद्रधनुष वाली बात, स्वाभाविक है, रंग अलग अलग जरूर है लेकिन एक उसमें बंधे हुए, एक साथ दिखते हैं। दिखते तो हमें हैं, ये कांग्रेस में नहीं दिखती। इसलिए कांग्रेस के लिए भी बीजेपी को, कई बार कहा जाता है ना कि बस सीखते हैं किसी से, तो कांग्रेस को ये चीज सीखनी तो चाहिए। ठीक है, पुरानी पार्टी है, सब कुछ है, लेकिन विपक्षी। अच्छा, मैं चलते चलते आपसे मेरा एक सवाल और था, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा कि क्या ये सूची की जो बात हो रही जल्द दिखाई देगी या इसमें और इंतजार करना पड़ेगा? मनोज जी, जल्दी सूची आ जाएगी, और उसका कारण भी है क्योंकि लोग बेताब हैं। सत्ता का समय गुजरता जा रहा है, 2.5 साल गुजर जाएंगे, 3 साल गुजर जाएंगे, तो कोशिश ये होगी कि जल्दी से जल्दी नियुक्तियां कर दी जाएं, लेकिन एक शर्त रहेगी कि सबको संतुष्ट करके, सारे वर्गों को। इसीलिए ये मंथन हो रहा है, अगर जारी करनी होती तो कभी भी जारी हो जाती। मंथन हो रहा है हालात को देखकर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन मंथन के बाद अमृत निकलता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स बैठे थे, उन्होंने महामंथन किया है, और इसके बाद ये कहा जा रहा, 10 घंटे की बैठकों के बाद ये कहा जा रहा है कि अब जल्द निगम में जिनकी नियुक्तियां होना है वो सूची सामने होगी। लेकिन एक ही बार में सबको जगह नहीं मिलने वाली है, जो सूत्रों से खबरें आ रही है। अलग अलग संगठन चाहता था कि एक बार में नियुक्ति करके इससे निजात पाई जाए, पर कुछ और नेताओं ने इसको नहीं चाहा, ऐसी चर्चा है। और अब आने वाले दिनों में कुछ और इंतजार कुछ लोगों को करना पड़ सकता। लेकिन कौन होंगे वो भाग्यशाली जो पहली सूची में नजर आएंगे? तो क्या वो सिंधिया से जुड़े हुए लोग होंगे या उनके साथ कुछ और भी लोग? नजर हमारी इस पर रहेगी, पर यह मानकर चलिएगा कि निगम की रेस में दावेदार अनेक है, पर अनेक में से कुछ को जिम्मेदारी मिलने जा रही है, और हो सकता है कि 1-2-4 दिन में ही ये सूची हम सबके सामने होगी। पर जो नाम हम दिखा रहे हैं उनको जगह मिल रही है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।